एंड चेंज योर डेस्टिनेशन। ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ के साथ भी हुआ और उसे वीरानगढ़ आना पड़ा। सिद्धार्थ अपनी उस नकली मां से छुटकारा पाकर बच्चों के साथ सही सलामत वीरानगढ़ पहुंच चुका था। घायल हालत, रात का वक्त और छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर चलना, इतनी सभी परेशानियों को उसने फिर से एक बार अपना मुकद्दर मान के सह लिया था। वक्त रात के करीब 10 या 10:30 का हो रहा था। बेचैनी की वजह से गांव के लोग आज भी सो नहीं पाए थे। वो वीरानगढ़ जो शाम होते ही सन्नाटों की आगोश में सो जाया करता था, आज बेचैनी की वजह से वहां नींद का ख्याल तक किसी के जहन में नहीं आया था। जब उनसे उनके बच्चे छीन लिए गए थे तो रात में मौत के खौफ से कभी बाहर न निकलने वाले भी सड़कों पर चहलकदमी कर रहे थे। शायद उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि सिद्धार्थ पर क्या बीत रही होगी, जिसने इतने दिनों पहले अपने पेरेंट्स को खो दिया था। जब सिद्धार्थ गांव पहुंचा तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें तो उनके बच्चे वापस मिल गए थे। सिद्धार्थ जख्मी था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ अभी और ज्यादा बात करने की हालत में नहीं था। वो चुपचाप गेस्ट हाउस चला गया। इस बार गांव वालों ने देखा कि किस तरह से सिद्धार्थ अपनी जान पर खेलकर उनके बच्चों की जान बचाई। गांव वालों के दिल में सिद्धार्थ को लेकर अब ख्यालात बदलने लगे थे। तो क्या इसका मतलब ये माना जा सकता था कि गांव वाले अब सिद्धार्थ का साथ देने वाले थे? अगर ये बात सच है कि सिद्धार्थ का वीरानगढ़ आना उसके मुकद्दर का खेल था और वो शैतान उसे किसी भी तरह वहां खींच लाता, तो फिर उस शैतान ने सिद्धार्थ को इस चीज के लिए क्यों चुना था? सिद्धार्थ तो दिल्ली का रहने वाला लड़का था और उसकी पढ़ाई भी अमेरिका में चल रही थी। फिर आखिर वीरानगढ़ के शैतान का सिद्धार्थ से क्या लेना देना हो सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन सिद्धार्थ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। शरीर पर मिले जख्मों को तो वो आसानी से बर्दाश्त कर ले रहा था, लेकिन उस चुड़ैल ने रूप बदलकर जो घाव उसकी आत्मा और दिल को दिया था, उससे ना चाहकर भी सिद्धार्थ दिल ही दिल रोने लगा था। चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वो कितना ही पढ़ लिख जाए, लेकिन माँ बाप का साया हर एक बच्चे के लिए सुकून और सिक्योरिटी की फीलिंग लाता है। सिद्धार्थ ऐसे में अपने आप को दुनिया के सबसे बदनसीब बच्चों में गिन रहा था, जिसके पेरेंट्स होते हुए भी उसके साथ नहीं थे, या शायद अब वे लोग इस दुनिया में नहीं थे। हर किसी की दर्द और घुटन को बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। आखिर कब तक सिद्धार्थ अपनी जान से भी अजीज पेरेंट्स को ढूंढने के लिए यूं ही मारा मारा फिरते रहेगा? इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। क्या फायदा मेरे जैसे बेटे का, जिसके जिंदा होने के बावजूद भी उसके पेरेंट्स न जाने किस हाल में होंगे। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसे लेकर सिद्धार्थ बहुत ज्यादा अपसेट था। चाहे वो चुड़ैल जो उसकी माँ बनी थी उसके लिए ये खेल रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये एक बहुत बड़ा जख्म था। उसने अपनी माँ की शक्ल वाली चुड़ैल को चाकू मारा था। उसे इस बात का भी अफसोस था कि उसने प्रीतम को भी मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उसने ऐसा बच्चों को बचाने और खुद की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन फिर भी अब वो एक खूनी बन चुका था। अगर वीरानगढ़ भी किसी और आम जगह की तरह होता तो अभी सिद्धार्थ सलाखों के पीछे होता। जब वो रात को तकरीबन 11 बजे गेस्ट हाउस पहुंचा तो वहां मिस्टर बजाज और गौरी उसका इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ, तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोटें आई है, क्या तुम बच्चों को सही सलामत वापस ले आए? क्या उस प्रीतम और चुड़ैल ने तुम्हारा रास्ता नहीं रोका? और आखिर वो लोग बच्चों को कहां ले गए थे? मिस्टर बजाज ने पूछा। सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज के पूरे सारे सवालों के जवाब दिए और उसने उन्हें बताया कि किस तरह से शैतान ने उसे वीरानगढ़ बुलाने के लिए यह सारा जाल बिछाया था। सिद्धार्थ की बताई हुई इस बात को सुनने के बाद वे दोनों बहुत हैरान हो गए। आखिर सिद्धार्थ ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो वो शैतान उसकी आड़ लेकर इतने सारे मासूमों को परेशान कर रहा था? न जाने कितने लोगों की जान ले चुका था। तो क्या वीरानगढ़ में जो कुछ हो रहा था उसका सेंटर कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ही था? मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से पूछा कि उसकी उस झूठी माँ का क्या हुआ और वो धोखेबाज प्रीतम अब कहाँ है? जिन बातों का जवाब देते वक्त सिद्धार्थ इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि प्रीतम ने उस पर चाकू से हमला किया था और बीच बचाव में वो मारा गया। ऐसे ही जब वो उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उससे उस चुड़ैल को भी मुक्ति देनी पड़ी। मिस्टर बजाज और गौरी ने सिद्धार्थ को तसल्ली देते हुए समझाने की कोशिश की और कहा कि जो कुछ उसने किया वो गलत नहीं है और उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। आखिर हवेली का वो असली शैतान था कौन?
और इतने सारे भूतों को उसने अपना गुलाम कैसे बना रखा था? ऐसे कई सवाल अब उनके जहन में थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। चलो सिद्धार्थ, तुम्हें फर्स्ट एड देता हूँ, उसके बाद तुम खाना खाकर सो जाओ। बातें जो भी हो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, मिस्टर बजाज ने कहा। इसके बाद दयाल ने सिद्धार्थ को खाना खिलाया और वे सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। सिद्धार्थ सोने से पहले अपने आप को उस शैतान के बारे में सोचने से नहीं रोक पाया। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, आखिर उसे क्यों उसके पेरेंट्स से जुदा कर दिया गया था। जिस शैतान के बारे में उस चुड़ैल ने जिक्र किया था, उस शैतान के ये सब करने के पीछे राज क्या हो सकता था? क्या लोगों को मारकर वो अपनी ताकत बढ़ा रहा था? अगर ऐसा कोई शैतान था जिसकी हुकूमत वीरानगढ़ के तमाम भूतों पर थी, तो फिर उसका खात्मा करके वीरानगढ़ को भूतों से आजाद कराया जा सकता था। रात काफी हो चुकी थी और सिद्धार्थ पहले से ही घायल और थका हुआ था। चाहकर भी वो बहुत ज्यादा सोच नहीं पाया और उसे नींद आ गई। उसकी नींद जब खुली तो वो अब बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पर जो चोटें आई थी उसकी वजह से वो अब भी दर्द महसूस कर रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन एक के बाद एक मिल रही फिजिकल और मेंटल इंजरीज ने उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना सिखा दिया था। सुबह होने के बाद उसका सबसे पहला प्लान था कि वो बूढ़े बाबा को साथ लेकर उस असली शैतान के बारे में पता करने निकल जाएगा। उधर हवेली में इस वक्त 6वां दरवाजा खुल चुका था, इसलिए सिद्धार्थ के लिए वहां जाना भी जरूरी था। शायद हो सकता था कि उसकी परेशानी का कोई हल मिल जाए, या यही वो दरवाजा हो जिसके पीछे उसे सचमुच उसके पेरेंट्स मिल जाए। हर एक दिन नई उम्मीद और नई चुनौतियां सिद्धार्थ के सब्र का इम्तिहान लेने के लिए तैयार था। तो क्या आने वाली सुबह सिद्धार्थ के लिए कुछ राहत लेकर आने वाली थी? राहत, वो भी वीरानगढ़ के उस शैतान के होते हुए जो लगभग 800 सालों से पूरे वीरानगढ़ को शमशान बनाए हुए था। खैर, अब अंजाम की परवाह किसे रह गई थी? सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स के बिना भी नहीं आना चाहता था। अब तक पूरे गांव में भोले बाबा को छोड़कर किसी ने भी सिद्धार्थ की सचमुच मदद करने का नहीं सोचा था। गांव वालों के बीच से निकलकर जो प्रीतम सिद्धार्थ की मदद करने का दिखावा कर रहा था, वो भी तो शैतानों का ही एक प्यादा था। सिद्धार्थ अभी इस बात से अनजान था कि जिस प्रीतम को मारने का वो अफसोस मना रहा था, दरअसल उसके उस मारे जाने के बाद भी उसकी लाश वहां से गायब हो गई थी। ये क्या राज था? क्या इसका मतलब ये था कि प्रीतम की लाश को उन भूतों ने ही कहीं गायब कर दिया था, या वो खुद ही एक भूत था जो इंसान बनने का नाटक करते आ रहा था? सुबह जब सिद्धार्थ की नींद खुली तो गेस्ट हाउस के सामने काफी गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा ने उन लोगों के वहां आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा करने के लिए वहां आए हैं। गांव वालों से जो कुछ हो सकता था वैसे वो लोग सिद्धार्थ के लिए अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट लाए थे। कुछ लोगों ने फल, कुछ सब्जियां, कुछ और भी जरूरी सामान जो उनसे हो सका वो लेकर सिद्धार्थ को देने के लिए लाए थे। इस बात में कोई शक नहीं था कि सिद्धार्थ के डैडी की एक गलती की वजह से उन सभी लोगों की जान दोबारा से आफत में फंसी थी, पर सिद्धार्थ ने आज उनके बच्चों की जान बचाई थी। सिद्धार्थ गांव वालों से बहुत अदब से पेश आते हुए उनसे शुक्रिया कहा और उनसे रिक्वेस्ट की कि उसे उन लोगों की ऐसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। उसने उन्हें बताया कि वो उनसे सिर्फ इतना चाहता है कि वे लोग उसे उसके पेरेंट्स को तलाश करने में हेल्प करें और हवेली के शैतान का राज उसे बता दें। जहां तक बात उसके पेरेंट्स को ढूंढने की थी तब तक तो सही था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ ने हवेली के शैतान के बारे में जिक्र किया तो गांव वालों को जैसे सांप सूंघ गया। सबके सब एकदम खामोश हो गए। उन्होंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बूढ़े बाबा ने उन्हें मनाने की कोशिश की और कहा कि अगर आज भी वो लोग नहीं समझे तो शायद आने वाला कल और भी ज्यादा बर्बादी लेकर आएगा। लेकिन जान से बड़ा और क्या हो सकता है? उन लोगों को बुरे से बुरे हालात में जीना मंजूर था, पर शैतान के हाथों मरना नहीं। लेकिन तभी गांव के मुखिया ने कहा कि वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। गांव के मुखिया पढ़े लिखे और थोड़े सुलझे हुए इंसान थे, हालांकि दहशत उनके दिमाग में भी कम नहीं थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, वीरानगढ़ में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने उन भूतों के चक्कर में अपनों को न खोया हो। मुखिया जी की अपनी अलग कहानी थी, लेकिन ये वक्त कोई कहानी सुनाने का नहीं था। सिद्धार्थ ने मुखिया जी से कहा कि वो हवेली से वापस लौटने के बाद उनसे मिलेगा और आगे की बात करेगा। अब सिद्धार्थ गौरी और बूढ़े बाबा को साथ लेकर एक बार फिर हवेली की तरफ जाने के लिए तैयार था।
वक्त दिन का था, इसीलिए खतरा थोड़ा कम था, लेकिन डर की भी एक अलग ही थ्योरी होती है। मिस्टर बजाज भी दोबारा से अपने डर को जीतकर सिद्धार्थ से कहने वाले थे कि वो भी साथ चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अपना टूल बैग और साथियों को साथ लेकर वो हवेली के छठे दरवाजे के पीछे की हकीकत को देखने के लिए निकल गया। वही सुनसान बियाबान हवेली, और वहां सन्नाटे की वजह से पीपल की पत्तों की सरसराहट और अपने ही कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। दरवाजे की कड़ी पहले ही खुल चुकी थी। पिछले खुले हुए 5 दरवाजों को पार करके सिद्धार्थ और उसके साथी बड़ी आसानी से छठे दरवाजे तक पहुंचे। सिद्धार्थ ने जैसे ही छठे दरवाजे को धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, न जाने कहां से एक मोटी काली छिपकली उसके हाथ पर गिर गई। ओह शिट! इस छिपकली ने तो मुझे डरा ही दिया था, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, जो बड़े बड़े खतरों का आसानी से सामना कर ले रहा था, वो कहां ऐसे छोटे मोटे खतरों की परवाह करने वाला था। तो क्या अंदर फिर से उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चलने वाला था? दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल और उसमें एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी, हजारों धूल खाती हुई किताबें, हर तरफ मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गंध। सिद्धार्थ, जिसे पढ़ने का शौक था, उसके लिए तो मानो वो जहन्नुम जैसी हवेली जन्नत सी लगने लगी थी। लेकिन यह वीरानगढ़ था और वो एक हॉन्टेड हवेली। तो क्या उन किताबों को छूना सही था? क्या उनमें कोई ऐसी किताब सिद्धार्थ को मिल सकती थी जो उसके काम की हो? क्या वीरानगढ़ का 800 साल पुराना वो इतिहास उसी लाइब्रेरी से ओपन होने वाला था? कौन जाने। पर क्या था वो राज? जानने के लिए सुनते रहिए।